इकॉनमी, मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, इनकी दुनिया बहुत ही बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों में उलझी हुई है। यदि आप इनको आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मैं हूं आपका दोस्त चित्रांगा जैन और आपके लिए लेकर आया हूं एक शो जिसका नाम है फाइनेंस आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, जिसकी ज़रूरत न केवल सामान्य लोगों को है बल्कि देश के हर व्यक्ति को इस फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली एजुकेशन फील्ड में नहीं पढ़ाया जाता, ना ही स्कूल में पढ़ाया जाता, ना ही कॉलेजेस में पढ़ाया जाता। और फाइनेंशियल लिटरेसी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। इसी टॉपिक को लेके हमारे शो तैयार किया गया है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे पैसा कमाया और पैसा खर्च किया, बस यही ज़िंदगी है। और कई लोगों का तो ऐसा सोच होता है कि जैसे पैसा आज हम कमा रहे हैं और कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे की ज़रूरत आज भी है, कल भी रहेगी और कल भी थी, लेकिन ये हर व्यक्ति नहीं समझता। इसीलिए वो जो भी उसकी इनकम होती है वो पूरी की पूरी खर्च कर देता है और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो कुछ भी नहीं करता। तो बेसिकली आज हम ये दोनों, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि दो अलग अलग लोगों की यदि आय डिफरेंट है तो उनमें से कौन सा व्यक्ति को कितनी अपनी आय में से कितनी सेविंग करनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाता हूँ कि आप जो फूड इंटेक लेते हैं, आपने वो क्या खाया और कितना खाया, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना पचाया, वही आपके शरीर में लगता है। इन द सेम वे ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसमें से कितना सेव किया और कितना इन्वेस्ट किया, जो आपके भविष्य के लिए काम आएगा, जो आपको एक्चुअली गेन हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज करो कि दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक की आय 30,000 रुपये महीने है और एक व्यक्ति की आय 1,00,000 रुपये महीने है। ठीक है, एक तरफ 30,000 रुपये महीने है, दूसरी तरफ 1,00,000 रुपये महीने है। तो अब बताइए आपकी कौन व्यक्ति ज़्यादा अमीर है, या आज से 10 साल बाद उन दोनों में से कौन व्यक्ति ज़्यादा अमीर होगा, और आज से 50 साल बाद वो व्यक्ति उन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अमीर होगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोग एक ही आंसर देंगे कि डेफिनेटली जिस आदमी की इनकम ज़्यादा है, 1,00,000 रुपये, वही ज़्यादा अमीर होगा। बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज, कल, परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद अमीर व्यक्ति वही होगा या धनवान व्यक्ति वही होगा जिसने प्रॉपर वे में सेविंग की है और अपनी एक्चुअल सेविंग्स को उसने राइट डायरेक्शन में, राइट असेट क्लास में इन्वेस्ट किया है। वो व्यक्ति ज़्यादा धनवान होगा। उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करो एक व्यक्ति 30,000 रुपये महीने का कमा रहा है और वो अपना 20,000 रुपये खर्च करता है और लगभग 10,000 रुपये वो इन्वेस्ट करता है या सेव करता है। तो 10,000 यदि वो पर मंथ सेव करता है तो उसकी वैल्यू 10,000 रुपये की पर मंथ सेव करने के हिसाब से एक साल में 1,20,000 रुपये होती है, राइट। इन दी सेम वे दूसरा व्यक्ति है जो 1,00,000 रुपये कमाता है और पूरा का पूरा खर्च कर देता है और कोई भी चीज़ की सेविंग नहीं करता है। तो अल्टीमेटली उसकी इनकम तो 1,00,000 रुपये आ रही है, लेकिन वो खर्च कर दे रहा है, इसीलिए उसके पास सेविंग जीरो है और 10 साल बाद भी उसके पास सेविंग जीरो ही रहेंगी। जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने बचाता है वो लगभग साल भर में अपनी सेविंग 1,20,000 के आसपास कर पाता है, जो 10 साल में टोटल 12 लाख के आसपास बैठती है, राइट। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ सेविंग नहीं है। यदि वो व्यक्ति इस सेविंग को इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लगभग 15% के आसपास मिलता है तो उसकी ये वैल्यू 10 साल बाद लगभग 27 से 28 लाख रुपए के आसपास होगी। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट आज हम समझेंगे और फर्दर डिटेल में कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। उसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कंपाउंडिंग के लिए कि सपोज करो कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं आपको 4 वीक में, हर वीक में 1,00,000 रुपये दूंगा और नेक्स्ट वीक में उसका डबल दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वीक में आपको 1,00,000 रुपये मिले, उसके नेक्स्ट वीक आपको कितने मिले, 2,00,000 रुपये, फिर उसके अगले वीक में 4,00,000 रुपये, फिर उसके अगले वीक में 8,00,000 रुपये, करेक्ट। इसी तरह से है। यदि दूसरे व्यक्ति को मैं ये बोलूं कि मैं सिर्फ आपको 1 रुपये दूंगा, एक दिन में पर डे 1 रुपये दूंगा और अगले दिन मैं उसका जस्ट डबल दूंगा, तो नेक्स्ट डे कितने मिलेंगे, 2 रुपये। इन दी सेम वे दोनों को मैं लगभग इक्वली एक एक महीने की बात करता हूँ कि उसको भी मैं 1 महीने दूंगा लेकिन 4 वीक में दूंगा, वीकली दूंगा। दूसरे व्यक्ति को मैं 1 रुपये दूंगा पहले दिन, हर दिन उसको डबल करते हुए दूंगा, वो भी 1 महीने तक दूंगा।
तो ऐसे केस में आप बताइए कि कौन व्यक्ति ज़्यादा फायदे में होगा, बताइए। अब आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो भी जितने भी लोगों ने ये बात सुनी होगी सभी को लगा होगा डेफिनेटली वो व्यक्ति ज़्यादा फायदे में होगा जिसको 1 लाख रुपए पर वीक मिल रहे हैं और अगले वीक में उसको इसका डबल मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब आपको स्क्रीन पे दिखेगी हमारी पूरी टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए पर वीक अप टू 4 वीक्स लेने के बाद उसको कितना पैसा मिलता है, और 1 रुपये पर डे कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ लगभग 1 महीने मतलब लगभग 30 दिनों में उसको कितना पैसा मिलता है। नाउ सी द डिफरेंस, उसको मिले लगभग 16 लाख रुपए और जो व्यक्ति है उसको 30वें दिन मिले हैं लगभग 50 करोड़ रुपीस। तो जैसा कि आपने अभी देखा स्क्रीन पे, ये कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई जादू है, ना ही कोई किसी तरह का ये दिखावा या छलावा है। एक्चुअली ये है इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको हमने कंसीडर करके चले हैं 15% रेट ऑफ रिटर्न पे, जिसे बोलते हैं 15% CAGR या XIRR या जिसे ROI भी बोलते हैं कई लोग। बट ये तीनों टर्म्स जो हैं डिफरेंट हैं। इसे हम CAGR कंसीडर करके चलेंगे, जिसे क्यूमुलेटिव रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है। इन्वेस्टमेंट तो कई लोग इंडिया में जो लोग इन्वेस्टमेंट अभी तक करते आ रहे हैं वो तो RD में करते हैं, कई लोग FD में करते हैं, कई लोग जो है पोस्ट ऑफिस में भी करते हैं, कई लोग और दूसरे असेट क्लासेस में करते हैं जैसा कि रियल एस्टेट में भी करते हैं। तो इसमें तो इतना इफेक्ट नहीं आता है, जबकि कैपिटल मार्केट में या शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न कैसे आ सकता है। शेयर मार्केट तो बहुत रिस्की होता है। अभी तक पूरे मार्केट में सभी लोग यही जानते हैं कि जो भी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो तो एक सट्टे की तरह होता है, उसमें लोगों का पैसा डूबता है। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता है वो काफ़ी हद तक गलत भी है और सही भी। यदि आपने राइट डायरेक्शन में प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो पैसा आपका कभी नहीं डूबेगा। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है ऐसे एडवाइज़र की जो आपको आपका असिस्ट का एलोकेशन प्रॉपर वे में करवाए और किस जगह आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ या रिस्क असेसमेंट करके उस पैसे को इन्वेस्ट करें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। रिस्क एपेटाइट हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 30 साल है उसकी रिस्क एपेटाइट अलग है, जिसकी एज 40 है उसकी रिस्क एपेटाइट अलग है, 50 की अलग है, 20 वाले की अलग है। अब आप बोलेंगे कि ये अलग अलग लोगों की अलग अलग कैसे होगी, इनमें तो सिर्फ उम्र का ही डिफरेंस है। एक्चुअली उम्र के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। जिस व्यक्ति की एज 20 साल की उसकी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, उसकी इनकम भी कम है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है। जिस व्यक्ति की एज लगभग 30 ईयर्स की होती है उसके साथ लगभग कई लोगों की शादी भी हो चुकी होती है, कई लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं। 40 प्लस के जो लोग होते हैं जिनकी एज 40 to 50 के बीच में होती है, उनमें से उन लोगों के कई बच्चे कॉलेजेस में पहुंच गए होते हैं। यदि उनकी अर्ली एज में मैरिज हो गई होती है तो हो सकता है उनमें से किसी की शादी का नंबर भी आ गया होता है। तो लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज उस हिसाब से कम होती जाती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, आपके खर्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब अर्ली एज में हो, जब आप अर्ली एज में इनकम शुरू करते हैं, उसी समय कम से कम पैसे को आप इन्वेस्टमेंट के डायरेक्शन में डालें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। क्योंकि वो जो अर्ली एज में किया गया इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको लॉन्ग रन में बहुत पैसा बना के देता है। वो कभी भी आपको बाद की एज में किया हुआ बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट उतना पैसा बना के नहीं देगा। उसको आपने अभी एग्जांपल के थ्रू समझा भी था कि 1000 रुपए महीने एट द एज ऑफ 20 यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 3.4 CR के आसपास जाता है, और जबकि 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 50 साल में भी किया हुआ व्यक्ति का रिटर्न मात्र 1.3 CR के आसपास होता है। तो देखिए 50 गुना इन्वेस्टमेंट किया लेकिन समय कम दिया, इसलिए पैसा कम बना। इन्वेस्टमेंट उसने सिर्फ 1000 रुपए किया और इनकम उसका लगभग 3 गुना बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करें। अभी जो टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसमें आपको अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट का तरीका दिखाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने 4 असेट क्लास कंसीडर की हैं। एक तो है एंडोमेंट प्लान। बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यदि कोई भी मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग करते हैं वो एंडोमेंट प्लान में ही करते हैं। इसको आप जानते हैं, हर गली मोहल्ले में आपके आसपास के लोग बता के जाते होंगे कि आप एक बीमा करा लीजिए, वो एंडोमेंट प्लान टाइप का है। यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों को इतना पैसा मिलेगा, दैट इज नोन एज एंडोमेंट प्लान। सेकंड ऑप्शन, जो थोड़े से समझदार होते हैं वो अपनी RD करा के रखते हैं, जिन्हें लगता है कि पैसा खर्च हो जाएगा और हमारे अकाउंट में रहेगा, तो वो लोग क्या करते हैं RD करा देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है पर्टिकुलर डेट पर उस सैलरी में से आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट कट के दूसरे अकाउंट में चला जाता है।
उसे बोलते हैं आरडी। तीसरा ऑप्शन होता है जो थोड़े से और समझदार होते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में जाके खुद से इंटेंशनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे अपनी भविष्य को संवारना चाहते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। चौथे लोग जो होते हैं वो थोड़े से और समझदार होते हैं, वो जाके गोल्ड खरीद लेते हैं और गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि हम चारों असेट क्लासेस को हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो कितना % रिटर्न किस क्लास में मिलता है, 3,000 रुपये पर मंथ को बेस लेके कंसिडर किया हुआ है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत में लगभग एवरेज लोगों की जो सैलरी है वो लगभग 30,000 से 50,000 रुपये के आसपास होती है, राइट। तो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ यदि कोई व्यक्ति अपना सैलरी का 10% भी मिनिमम यदि सेव करता है, किसी की सैलरी अगर 30,000 रुपये है और 10% 3,000 रुपये भी यदि वो सेव करता है, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और उनके रिटर्न्स कितने कितने आ सकते हैं, राइट। तो वही कैलकुलेशन के हिसाब से पूरी शीट है जिसमें दिखाया हुआ है कि 3,000 रुपीज़ पर मंथ यदि आप एंडोमेंट प्लान में 5 साल के लिए सेव करते हैं तो आपको रिटर्न आता है लगभग 2.1 लाख। वही आरडी में यदि कंसीडर करके चलते हैं तो लगभग वही आता है, क्योंकि दोनों की ROI जो है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, वो लगभग 6% के आसपास है। लेकिन यदि पोस्ट ऑफिस और गोल्ड को कंसीडर करके चलें जिसमें वो लगभग 6 से 7% के 7 to 8% के आसपास है, उसमें आपको रिटर्न 2.16 लाख के आसपास आ जाएगा, 2.1 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये यदि अगर 10 साल के लिए कंसीडर करके चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि एंडोमेंट प्लान और आरडी में लगभग 4.94 लाख रुपीज़ के आसपास आता है और वही पोस्ट ऑफिस और गोल्ड में लगभग 5.2 लाख रुपीज़ के आसपास आता है। उसी को यदि 20 साल के लिए कंसीडर करें तो वही इन्वेस्टमेंट आपका 3,000 रुपीज़ पर मंथ का 14 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाता है एंडोमेंट प्लान और आरडी में, और पोस्ट ऑफिस में वही लगभग 15 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। इन दी सेम वे यदि उसी को अपन 30 ईयर्स के लिए कंसीडर करते हैं तो वो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास जाता है और पोस्ट ऑफिस में वही इन्वेस्टमेंट लगभग 36 लाख रुपए के आसपास आपको बना के देता है। 3,000 रुपए पर मंथ को यदि अपन 40 साल के लिए कंसीडर करते हैं एंडोमेंट प्लान और आरडी के लिए तो वो लगभग 60 लाख रुपए के आसपास आपको रिटर्न बना के देगा। और पोस्ट ऑफिस और गोल्ड को लगभग अपन 7% के हिसाब से कंसीडर करके चलते हैं तो वो लगभग 79 लाख रुपीज़ मतलब 80 लाख रुपए के आसपास आपको बना के देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट कॉलम में जो रिटर्न्स दिखाए गए हैं 15% के आसपास दिखाए गए हैं, जो कि कैपिटल मार्केट से या आपके शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हैं, जिसमें यदि आप 3,000 रुपीज़ पर मंथ 5 साल के लिए डालते हैं तो आपका रिटर्न लगभग 2.6 लाख रुपीज़ के आसपास आता है। वही 10 साल में 8.36 लाख हो जाता है। उसी को 20 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो वो लगभग 45 लाख रुपीज़ के आसपास होता है। और 30 साल तक यदि आप मार्केट में बने रहते हैं बिना किसी चिंता के किए हुए तो ये पैसा आपको 2 करोड़ रुपए बना के देगा, मात्र 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पर मंथ का। और यदि आप 40 साल के लिए बने रहते हैं तो ये आपको लगभग 9.4 करोड़ रुपीस के आसपास बना के देगा। इसका मतलब है कि जितने अर्ली आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही आपका पैसा मल्टीफोल्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिसे बोला जाता है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 8वां अजूबा। ठीक है, तो अब जैसा कि हमारे दर्शकों का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि इतनी सारी चीजें हैं तो हमारी सैलरी को हमें किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग हमें किस तरह से करना चाहिए। एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या कहलाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे अचीव करें, उसको अचीव करने के स्टेप्स क्या हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, लगभग ये सारे मिलते जुलते टर्म्स हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपके इन्वेस्ट किए हुए असेट से आपको उतना रिटर्न मिलना शुरू हो जाए जितना कि आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं या मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो यदि आपका असेट आपको बना के देने लगता है या आपको मिनिमम आपकी सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपके एसेट के रिटर्न से मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अमीर हो गए हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके सारे खर्चे आपके असेट्स के रिटर्न से अब आपको मिलने शुरू हो गए हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो गए हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको रोजमर्रा के लिए या सस्टेनेबिलिटी के लिए या सस्टेन करने के लिए आपको अब पैसे कमाने की जरूरत उस चीज के लिए नहीं है। अब आपको जो पैसे कमाने हैं वो आपके दूसरे खर्चों के लिए, आपके शौक पूरे करने के लिए, आपको और फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए या कोई और दूसरे काम करने के लिए यदि आपको पैसे कमाने तो उसके लिए आपको जरूरत है।
तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति अपने एसेट से यदि आपके एक्सपेंसेस निकाल पा रहा है, उसके रिटर्न से यदि उसके एक्सपेंसेस निकल जा रहे हैं, तो वो फाइनेंशियली फ्री है। सपोज करो यदि आपका टोटल एक्सपेंसेस मंथ का लगभग 30,000 है, 25 to 30,000 है। यदि आपके एसेट से आपको 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो 3.6 लाख रुपीज़। यदि आपके एसेट आपको 3.6 लाख रुपीज़ यदि बना के दे रहे हैं पर ईयर, तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। 3.6 लाख रुपीज़ बना के देने का मतलब यदि कंजर्वेटिव फिगर अपन 10% का भी रिटर्न मान के चलते हैं, तो इसका मतलब ये कि यदि आपके असेट लगभग 36 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच में है, तो वो उनसे यदि आप 10% का भी रिटर्न कंसीडर करके चलते हैं 3.6 लाख रुपीज़ टू 4 लाख रुपीज़ का, तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अमीर हो गए। अमीर बनने के लिए आपको फर्दर री इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आप फाइनेंशियली फ्री होते जाएंगे और रिच होते जाएंगे। बीइंग रिच एंड शोइंग रिच, दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट। रिच होना और रिच दिखना, ये दोनों बहुत ही अलग कंसेप्ट हैं। आज की दुनिया में यदि आज के मार्केट में हम देखते हैं तो आज के जो यंगस्टर्स हैं वो रिच दिखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे या हमारे पुराने लोग थे वो रिच होना चाहते थे। उनकी लाइफस्टाइल आपको सदैव सिंपल मिलेगी, लेकिन वो फाइनेंशियली बड़े ही स्ट्रांग होते थे। उनके पास ढेर सारा गोल्ड होता था, उनके इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होते थे, वो लैंड एक्वायर करके रखते थे, खेत खरीद के रखते थे, और उन सारी चीज़ों से वो रिटर्न लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में जिसकी भी सैलरी अगर आती है तो सबसे पहले तुरंत EMI पे अपने फ़ोन्स खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, बाइक्स खरीद लेते हैं, पूरा पैसा उस EMI में खर्च कर देते हैं। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन फ्यूचर। उससे हमारे देश की इकोनॉमी तो बढ़ती है, लेकिन पर्सनल फाइनेंसेस बड़े ख़राब हो जाते हैं और लोग उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। जैसे एक आपकी EMI खत्म होती है, आप नया आइटम ले लेते हैं, जैसे वो खत्म होती है आप नया आइटम ले लेते हैं, तो आप EMI के बोझ के तले हमेशा दबते चले जाते हैं। और जो एक्चुअली ये सारी चीज़ें कैसे होती, दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। एक्चुअली दो अलग अलग माइंडसेट होते हैं। ये माइंडसेट मैंने जो पढ़े थे वो रिच डैड एंड पुअर डैड वाली जो बुक है, सबसे फेमस बुक है। जो भी आदमी इस इन्वेस्टिंग की दुनिया में आता है वो बंदा जो है रिच डैड एंड पुअर डैड, ये बुक तो उसने पढ़ी होती है। अगर उसने पढ़ी नहीं होगी तो उसको उसने बुक समरी में जरूर देखा होगा, और उसी से इंस्पायर होकर मुझे लगता है देश के काफ़ी सारे नौजवान, काफ़ी सारे लोग वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू करते हैं। उस बुक में ये दिखाया गया है कि अल्टीमेटली आदमी रिच पैसे से नहीं होता है, आदमी रिच अपने माइंडसेट से होता है। जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो एक्चुअली रिच होते हैं, और जो दिखने वाले रिच होते हैं वो एक्चुअली पुअर होते हैं, वो EMI में दबे होते हैं। यदि उनकी आज जॉब चली जाती है तो उनके पास EMI देने के भी पैसे नहीं होते हैं। और जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है उससे फिर वो अपने असेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटी खरीदते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं। वो कभी भी एक्चुअली फर्स्ट इनकम से अपना काम कभी पूरा नहीं करते हैं। फर्स्ट इनकम को इन्वेस्ट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आते हैं उसको वो खर्च करते हैं। तो दिस इज द गेम ऑफ माइंडसेट, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। इस शो को देखने के बाद यदि कोई भी डाउट, आपको कोई शंका हो, तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर पिंग कर सकते हैं financialfreedom.net.in। आप हमें हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।